एवरीवन, आज के इस टॉपिक में हम आपसे बात करने वाले हैं इंपोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट के बारे में। इंपोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट के बारे में यदि मैं आपसे यहां पर बात करूं तो ये एक बेस्ट टॉपिक है आपके लिए। पहले तो इसे आप अच्छे से समझना, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि व्हाट इज इंपोर्टेंस। ये नहीं समझना कि व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग मैंने आपको समझाया, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके ऑब्जेक्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो पहले आप वो वीडियो देखिए। तो इंपोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट के बारे में समझाने से पहले मैं आपको समझा रहा हूं इंपोर्टेंस के बारे में। सो व्हाट इज द इंपोर्टेंस। मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, ये मेरे पास मार्कर अवेलेबल है, ठीक है। तो सर व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ मार्कर। ये मार्कर का इंपोर्टेंस क्या है सर आपकी लाइफ में। तो मेरी लाइफ में इस मार्कर का इंपोर्टेंस है कि ये मेरे को पढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। जब मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, बोर्ड पर लिखने पर मेरे को बहुत हेल्प करता है, उससे समझाने में मुझे बहुत हेल्प करता है। दिस इज द इंपोर्टेंस ऑफ द मार्कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आने वाला है कि सर व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मार्कर। इस मार्कर का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, वो है लिखने का, कि ये बोर्ड पर लिखने के काम आएगा। इस मार्कर का ऑब्जेक्ट क्या, लिखने का। इंपोर्टेंस क्या है, इंपोर्टेंस है एज अ टीचर की नजर में यदि देखा जाए तो पढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। तो सर इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई। कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि ये ग्रीन मार्कर है, ये ब्लैक मार्कर है, ये प्लास्टिक मेटल से बना हुआ है, जिसका एंडिंग पॉइंट जो है वो व्हाइट कलर है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ब्लैक कलर है, ठीक है। जो कि ये पहचानने में सहायता करता है कि ये ब्लैक कलर का मार्कर है और यहां पर देखा जाए तो ये ग्रीन कलर का मार्कर है। ये सर इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्ट और इंपोर्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। कैरेक्टरिस्टिक बाहरी आवरण आंतरिक आवरण को बताता है। जैसे लिखने में सर बहुत स्मूथ है, समझ रहे हो, जैसे कैरेक्टरिस्टिक है। सर बहुत ही लाइट वेट है इसका, जैसी कैरेक्टरिस्टिक है। तो सर इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसका सिर्फ और सिर्फ लिखना। इसका ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ लिखना है, लिखने के अलावा कुछ और काम भी आता है क्या ये। अच्छा सर इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस हर एक पर्सन की लाइफ में अलग अलग हो सकता है। एज अ टीचर यदि मैं देखूं तो ये मेरी लाइफ में पढ़ाने में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। हो सकता है यदि कोई पेंटर इससे पेंट करना चाहे तो उसकी लाइफ में इसका इंपोर्टेंस ये होगा कि ये अच्छा पेंट करने के काम आता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हर एक पर्सन की लाइफ में अलग अलग इंपोर्टेंस ये दिखाता है। अब मैं बात करता हूं मैनेजमेंट का इंपोर्टेंस। देखो मेरी बात सुनना अब आप लोग, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट तो किया जाता है, लेकिन मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से किया जाता है। जब अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है तो उस सिचुएशन के अंदर जो इंपोर्टेंस है मैनेजमेंट का वो भी अलग अलग हो जाता है। तो यहां पर मैं मैनेजमेंट के इंपोर्टेंस को दो तरीके से क्लासिफाई करता हूं कि असल में क्या था कि 1990s से पहले बहुत से ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस अवेलेबल थे, और 90 के बाद, ठीक है, 1990 के बाद भी बहुत सारे बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है। तो पहले क्या हुआ करता था बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट किस तरीके से, और अब मैनेजमेंट किस तरीके से इंपोर्टेंस यहां पर रखता है। तो यहां पर आपको इस तरीके से बताया जाता है। असल में छोटी सी इसकी कहानी है, वो कहानी समझना। 1990 में हमारे इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे उस समय, अभी भी हैं लेकिन अब वो अर्थशास्त्री नहीं रहे, ठीक है। अब वो उनका कोई और पद है यहाँ पर, कांग्रेस में वो है। अर्थशास्त्री जो थे उस समय वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सोचा कि कैसे भी करके मैं अपने इंडिया की इकोनॉमी को डेवलपमेंट कैसे करूं मैं उसका। तो उन्होंने क्या काम किया, बाहर की जो कंपनियां हैं उसको इंडिया के अंदर इनविटेशन दिया कि आप इंडिया में आइए और अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कीजिए, यहां पर आप बिजनेस कीजिए आराम से। लेकिन एक शर्त उन्होंने रखी, शर्त उन्होंने ये रखी कि आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसका टैक्स हमें देना पड़ेगा। इसके अलावा यहां पर जो काम करने की लेबर, एम्प्लॉय जो भी आपको जरूरत होंगे वो हमारे इंडियन पर्सन ही अवेलेबल होंगे, बाहर से आप लेकर के नहीं आएंगे लेबर को और एम्प्लॉइज को, ठीक है। आप मशीनें बाहर से ला सकते हैं और जो मशीनें यहां पर बन सकती है वो आप बनाएंगे। तो ये कंडीशन उन्होंने रख दी। जब ये कंडीशन यहां पर रख दी गई तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था, अगेंस्ट में भी गए थे। क्यों गए थे, क्योंकि जो ब्रिटेन से हमारे अंग्रेज आए थे जिन्होंने हम पर राज किया था, वो भी यही कह करके आए थे कि हम इंडिया के अंदर एक कंपनी ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। द ईस्ट इंडिया कंपनी आपको मैंने बताया भी है कंपनी चैप्टर के अंदर। तो कंपनी उन्होंने स्टैब्लिश करी, स्टैब्लिश करने के बाद हमारे पूरे देश के ऊपर ही राज करना शुरू कर दिया था। तो वही सिचुएशन दोबारा ना हो जाए, यहां पर वही बात वापस रखी गई कि यही सिचुएशन दोबारा ना हो जाए,
तो फिर उन्होंने इसीलिए बोला था कि इस कंपनी के अंदर काम करने वाले जो लेबर होंगे, जो पर्सन होंगे, वो हमारे खुद के होंगे। जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे यहां से, मतलब जो भी आप लोग यहाँ पर हमारे गुड्स एंड सर्विस में सेल आउट करेंगे, जो भी आप प्रोड्यूस करके सेल करते हो, तो वो सभी चीजें यहाँ पर बेचने के बाद जो प्रॉफिट कमाते हो, उस प्रॉफिट में से टैक्स आप हमें देंगे। तो ये सब बातें हुई। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि 1990 से पहले बिजनेस के किस तरीके से अंदर काम किया जाता था और 1990 के बाद किस तरीके से वर्क किया जाता है। ठीक है, असल में देखा जाए तो 1990 से पहले इंडिया के अंदर इतने बिजनेस अवेलेबल थे नहीं। ठीक है, ऐसा होता था कि ऑलमोस्ट 2-3 गांवों में जाकर के एक दुकान हुआ करती थी, इस तरीके से बिजनेस अवेलेबल होता था। ठीक है, और 1990 के बाद आप लोग देखते हो कि जगह जगह बहुत सारी दुकानें। देखिए किस तरीके से यहां पर मैंने यहां पर क्लासिफाई किया। देखो आप लोग यहां पर बिफोर लिबरलाइजेशन एंड आफ्टर लिबरलाइजेशन, ये फैक्टर है मेरे पास अवेलेबल। तो फर्स्ट फैक्टर जो आपका कहता है वो कहता है आपका नेचर ऑफ द मार्केट, कि 1990 से पहले, 1990 से पहले आपका मार्केट कैसा था। तो कैसा था? सेलर्स मार्केट। और 1990 के बाद कैसा मार्केट है? बायर्स मार्केट। अब इसको समझना, सेलर मार्केट और बायर मार्केट क्या होता है। सेलर मार्केट और बायर मार्केट का मतलब समझना, 1990 से पहले सेलर मार्केट हुआ करता था। आप गए दुकान के ऊपर, 2-3 गांवों में एक ही दुकान हुआ करती थी 1990 से पहले। दुकान पर जाकर के आप बोले भाई बिस्किट है क्या? वो बोलता बिल्कुल है। बोला पार्ले जी वाला बिस्किट है क्या? बोला पार्ले जी वाला नहीं है, T20 बिस्किट है या फिर ब्रिटानिया का बिस्किट है। जो भी उन्होंने बताया, जो सेलर बोलेगा वही कस्टमर को परचेज करना पड़ता था। तो इसीलिए बोलते थे कि नेचर ऑफ द मार्केट 1990 से पहले सेलर का हुआ करता था। विक्रेता जो चाहता वो बेच सकता था, किसको? अपने कस्टमर को। लेकिन 1990 के बाद जो मार्केट आया वो कौन सा आया? बायर्स मार्केट। अब बायर्स मार्केट क्या होता है उसको समझना। भाई कस्टमर गया दुकान पर, बोला कि सर मेरे को T20 वाला बिस्किट चाहिए, या फिर ब्रिटानिया बिस्किट चाहिए, या फिर पार्ले जी ही बिस्किट मुझे चाहिए, तो आपको वही दिया जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो सेलर ये नहीं कहेगा कि मेरे पास पार्ले जी नहीं है, आप दूसरा ले जाओ ना, सनफिस्ट ले जाओ ना, ऐसा नहीं बोलेगा वो। ठीक है, तो यहां पर चेंज क्या आया? 1990 से पहले सेलर का मार्केट हुआ करता था और 1990 के बाद बायर्स मार्केट हो गया। ठीक है, पहला चेंज बिजनेस के अंदर, मार्केट चेंज हुआ। दूसरा यहां पर देखना फैक्टर, नेचर ऑफ कंपटीशन, कि कंपटीशन का नेचर क्या होता था, कंपटीशन कैसे होता था वो समझना। 1990 से पहले तो आप लोग ये समझने की कोशिश करो कि 2-3 गांवों में एक ही दुकान हुआ करती थी, तो कंपटीशन कैसा? कंपटीशन तो होता ही नहीं था। अब कंपटीशन कैसा? इंटरनल कंपटीशन। देखो यहां पर कंपटीशन बताया गया मोनोपोली। भाई 3-4 गांवों में एक ही दुकान, मोनोपोली। जितने रुपए का माल बेचेगा उतने में कस्टमर को खरीदना पड़ेगा, मोनोपोली हुआ करती थी। और दूसरी बात लिमिटेड कंपटीशन, बहुत ही लिमिटेड कंपटीशन हुआ करता था। ठीक है, ना के बराबर कंपटीशन हुआ करता था। लेकिन 1990 के बाद फुल कंपटीशन, एकदम फुल कंपटीशन। यदि आप 1 रुपए महंगा बेचते हैं तो कस्टमर वहीं जाएगा जहां पर 1 रुपए सस्ता मिलता है सामान। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? नेचर ऑफ द मार्केट। सेकंड हमने पढ़ा नेचर ऑफ कंपटीशन। नेचर ऑफ मार्केट के अंदर हमने क्या पढ़ा कि सेलर मार्केट होता है 1990 से पहले, और 1990 के बाद कैसा होने लगा? बायर्स मार्केट। दूसरा हमने कौन सा फैक्टर पढ़ा? नेचर ऑफ कंपटीशन। नेचर ऑफ कंपटीशन में हमने क्या पढ़ा कि सर मोनोपोली होती है और लिमिटेड कंपटीशन होता है। मैंने बोला ठीक है, 1990 के बाद सर फुल कंपटीशन। चलिए थर्ड फैक्टर के ऊपर हम चलते हैं। थर्ड फैक्टर हमारा कहता है द सोर्स ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन का सोर्स क्या होता था? कंपटीशन का जो सोर्स हुआ करता था 1990 से पहले, वो हुआ करता था इंटरनल। सर इंटरनल का मतलब? इंटरनल का मतलब ये है कि 3-4 गांवों में एक ही दुकान है। वो दुकान वाला ये सोचता था कि आज कैसे भी करके मेरे को इतने रुपए का माल बेचना है, चाहे वो माल 10 रुपए का है उसको 50 में बेचना है, लेकिन इतने रुपए तक की मुझे बिक्री करनी है। तो खुद से कंपटीशन हुआ करता था, इंटरनल कंपटीशन खुद से ही हुआ करता था। ठीक है, लेकिन 1990 के बाद क्या हुआ? 1990 के बाद एक्सटर्नल कंपटीशन। भाई दूसरा दुकानदार भी अवेलेबल है ना, उसके साथ तो कंपटीशन है ही है, और खुद से भी कंपटीशन है आफ्टर द लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो आफ्टर द लिबरलाइजेशन के अंदर क्या बताया गया है कि
आपका एक्सटर्नल कंपटीशन भी रहेगा और साथ ही साथ इंटरनल भी रहेगा, लेकिन बिफोर लिबरलाइजेशन में क्या बताया गया, ओनली ऑन इंटरनल कंपटीशन रहेगा। ठीक है, ये आया आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर यदि हम बात करें, नेक्स्ट फैक्टर हमारा कहता है बेसिस ऑफ कंपटीशन। सर कंपटीशन करने का बेस क्या हुआ करता था, दुकानें खुलती कैसे थी? तो पहले दुकानें खोलने के लिए हमें जरूरत पड़ती थी किसकी, लाइसेंस की। लाइसेंस एंड कोटा, लाइसेंस एंड कोटे का मतलब यही होता है कि किसी भी दुकान खोलने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत हुआ करती थी। जैसे खाद बीज की यदि हम कोई दुकान खोलना चाहते हैं, तो खाद बीज की यदि हम कोई दुकान खोलना चाहते हैं तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए था, खाद बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस एंड कोटे की जरूरत हुआ करती थी। कोटा, कोटा मीन्स डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट हुआ करता था ये बहुत सारा, कि भाई हमें खाद बीज से रिलेटेड हमारे पास नॉलेज भी अवेलेबल है, इसके साथ साथ हम किसानों से जुड़े हुए भी हैं। ठीक है, तो ये कोटा हुआ करता था, डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर रखे जाते थे बहुत सारे पहले के समय में। और अब मैं बात करता हूं 1990 के बाद क्या चाहिए आप लोगों को बेसिस ऑफ कंपटीशन में। 1990 से पहले तो हमें चाहिए था लाइसेंस एंड कोटा, उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए हमारा यहां पर डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एबिलिटी। बस हमें तो क्या करना है, डेवलपमेंट का काम करना है, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एबिलिटी। मतलब कि हम सामने वाले को कंपटीशन दे सकते हैं, किस तरीके से दे सकते हैं, पहले तो लाइसेंस एंड कोटे की जरूरत हुआ करती थी, अब हमारे पास सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए उसकी। ठीक है, नॉलेज अवेलेबल है तो हम अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं, ये है इसके अंदर। आगे देखिए, आगे यदि हम बात करें तो नेक्स्ट फैक्टर हमारा बात करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। पहले उस समय 1990 से पहले बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ करता था, 1990 से पहले बिजनेस का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव हुआ करता था और वो क्या था, प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना। मतलब मोर देन प्रॉफिट हमारे को कमाना है, इनकम के रूप में लेकर के आना है, कैसे भी लेकर के आए। लेकिन 1990 के बाद क्या हुआ, भाई साहब सेटिस्फाई कर दो आप तो ऑल स्टेक होल्डर्स को। ऑल स्टेक होल्डर्स का मीन्स क्या होता है वो समझना मेरी बात। अब देखो यहीं पे लिखा भी गया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हमारा मोर प्रॉफिट हुआ करता था, और जो कि 1990 के बाद होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर्स। ऑल स्टेक होल्डर्स के अंदर हमारा यहाँ पर कस्टमर को भी सेटिस्फाई करो। कैसे करोगे, कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी वाली गुड्स एंड सर्विस दे करके। अपने एम्प्लॉय को भी सेटिस्फाई करो, मैनेजर खुद सेटिस्फाई होगा, ओनर खुद सेटिस्फाई होगा। तो उस सिचुएशन में आप लोगों का 1990 के बाद यहां पर बताया गया ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फैक्टर, एक ही जो पर्सन है वो सेटिस्फाई हमने कर दिया कस्टमर को, अब हमारे बिजनेस के अंदर हो रहा है लॉस, ओनर को प्रॉफिट मिल नहीं रहा, मैनेजर को रेम्यूनरेशन मिल नहीं रहा, एम्प्लॉय को सैलरी मिल नहीं रही। तो उस सिचुएशन में यहां पर हमारे बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। लेकिन 1990 से पहले सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हुआ करता था, वो क्या था हमारा, सिर्फ और सिर्फ मोर प्रॉफिट। ठीक है, और 1990 के बाद क्या होता है हमारा सेटिस्फेक्शन ऑफ द ऑल स्टेक होल्डर्स, ये इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस है। नेक्स्ट मैं यदि मैं बात करूं तो इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत ही जरूरी है, यही टॉपिक हमारा चल भी रहा है कि इंपोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। क्या 1990 से पहले बिजनेस के अंदर इंपोर्टेंस होता था? हाँ होता था, लेकिन बहुत ही लो लेवल पर। मतलब इंपोर्टेंस की जगह कौन सी होती थी, सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ प्रॉफिट को दी जाती थी, कैसे भी हमें प्रॉफिट अर्न करना है। सेकंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट, चलो ठीक है मैनेजमेंट करके देख लेते हैं। ठीक है, क्यों मैनेजमेंट की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि कंपटीशन ही नहीं था। जब कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो उसमें मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन 1990 के बाद प्राइमरी फर्स्ट ऑफ ऑल करना ही मैनेजमेंट है। ठीक है, देखो यहां पर लिखा भी गया इंपोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। 1990 से पहले तो सेकेंडरी लेवल पे था, लेकिन 1990 के बाद प्राइमरी लेवल पर आ गया। मतलब सबसे पहले हमें करना ही क्या है, सबसे पहले हमें करना ही मैनेजमेंट है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें अदर एक्टिविटीज करनी है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। ठीक है, ये बात इसके अंदर की गई है फैक्टर में। नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर यदि हम बात करें तो नेक्स्ट फैक्टर कहता है कि मैनेजमेंट का मेथड क्या होता है भैया। मैनेजमेंट का मेथड जो होता है 1990 से पहले होता है ट्रेडिशनल मेथड, जो परंपरागत हमने पढ़ते हुए आए हैं वो होता है ट्रेडिशनल मेथड। कि भाई इस तरीके से आपको एक मैनेजर को अपॉइंट करना है, मैनेजर आपको बताएगा किस तरीके से सेल्समैन कैसे काम करेगा। ठीक है, लेकिन 1990 के बाद जो मैनेजमेंट का पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल हुआ है वो हुआ है मॉडर्न लेवल पर। कि भाई प्रोडक्शन कैसे करना है, प्रोडक्शन करने के बाद गुड्स को पैक किस तरीके से करना है, ये मॉडर्न लेवल का मैनेजमेंट है। ठीक है, तो 1990 से पहले हमारा क्या हुआ करता था, ट्रेडिशनल लेवल का मैनेजमेंट हुआ करता था। मेथड जो यूज किया जाता था वो कौन सा, ट्रेडिशनल लेवल का। और 1990 के बाद जो मेथड यूज किया जाता है वो कौन सा, मॉडर्न लेवल का। ठीक है, नेक्स्ट हम फैक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर हमारा बात करता है क्या, बिजनेस डेवलपमेंट। भाई बिजनेस का डेवलपमेंट हम कैसे करते थे, 1990 से पहले बिजनेस का डेवलपमेंट हम लोग क्या करते थे, कैसा,
सिर्फ और सिर्फ इंटरनल लेवल पर। आज हमारी छोटी सी दुकान है, इस दुकान के अंदर हम क्या काम करें, गुड्स को बहुत अच्छे से भर ले, ये होता था डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। लेकिन आज के लेवल पर कैसे होता है, आज के लेवल मतलब 1990 के बाद कैसे होता है, कैपेसिटी बेस्ड ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस की कैपेसिटी यदि ऐसी है कि आप बहुत सारी ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, कर लीजिए। एक स्टेट में चला सकते हैं, चला लीजिए। एक पूरे के पूरे कंट्री के अंदर चला सकते हैं, चला लीजिए। अच्छा, कंट्री के साथ साथ यदि आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जा सकते हैं तो भैया चले जाइए। कैपेसिटी बेस्ड ऑफ बिजनेस। 1990 से पहले क्या होता था, इंटरनल लेवल पर आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन 1990 के बाद आप अपने लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, कंट्री लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल तक आप लोग अपने बिजनेस का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर की यदि मैं बात करूं तो वो आता है प्रेफरेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज को कितना प्रेफरेंस दिया जाता था, कब, 1990 से पहले सेकेंडरी लेवल पर बहुत ही कम लोगों को, बहुत ही जो कम हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको यूज में लिया जाता था। लेकिन अब प्राइमरी लेवल पर यही बात लिखाई गई है, प्रेफरेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, पहले सेकेंडरी लेवल पर लेकिन अब प्राइमरी लेवल पर। मतलब 1990 से पहले तो मैं बात करूं तो सेकेंडरी लेवल के ऊपर ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब प्राइमरी लेवल पर ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज की ट्रेनिंग भी अवेलेबल की जाती है बिजनेस इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चलिए फटाफट से अपने नोट्स के अंदर आप ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है सब बनवा रखा है मैंने आप लोगों को, पढ़ के देखिए। कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, टॉपिक वही है हमारा इंपोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट ही, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताया है कि 1990 से पहले किस तरीके से हमारा मैनेजमेंट चलता था या फिर नहीं चलता था, और 1990 के बाद किस तरीके से मैनेजमेंट हमारे यहाँ पर आया है। मार्केट किस तरीके से पहले अवेलेबल था, अब कैसे अवेलेबल है। लेकिन अब हम बात करेंगे फैक्टर्स जो हमारे मेन इंपोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। जो एग्जाम में आता है तो हम लोग उन्हीं के बारे में ही लिखेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच। Top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the crock pot.